Hello, everybody. Welcome to Mind IAS. We are presenting before you the current affairs of 28th, 29th, 30th, and 31st December combined current affairs. Now, this is very important for the changing pattern of the 70th BPSC exam as well as the upcoming UPSC paper. So, let's take a look at the important current affairs of the day. Moving on to the first topic. The first topic talks about India's National Security Advisor participated in NSA meeting at a group known as Colombo Security Conclave. Please note, very important for the exam, Colombo Security Conclave. तो ये किससे डील कर रहा है? ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से डील कर रहा है. तो थोड़ा जान लेते हैं कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के बारे में. ये एक ट्राइलैटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप है. कौन कौन कंट्रीज हैं इसमें? इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स एंड रिसेंटली मॉरिशस हैज ज्वाइंड. क्लियर रहेगा, याद रखेंगे. दीज 4 कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव. बांग्लादेश एंड सेशल्स आर ऑब्जर्वर. तो याद रखेंगे, दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप. क्लियर रहेगा. आगे जान लेते हैं. ये जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है, इट इज बेस्ड ऑन 5 पिलर्स. क्या है वो पिलर्स? पहला, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड सेफ्टी. हमें पता है कि जो इंडियन ओशन है वो मेजर सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है, जहां पे इंटरनेशनल कार्गो शिप इंटरनेशनल ट्रेड कैरी करते हैं. क्लियर रहेगा. तो इन शिप्स को क्या करना है? बचाना है अटैक से. जैसे रिसेंटली रेड सी और इंडियन ओशन में हाउदी रेबल्स के द्वारा ड्रोन अटैक किया गया. और किस तरह के प्रॉब्लम्स आती है? जैसे कि पायरेसी. पायरेट्स क्या करते हैं? अटैक करते हैं शिप्स पे और उनसे क्या डिमांड करते हैं? रैंसम. क्लियर रहेगा. अगला पिलर क्या है? HADR, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ. जैसे क्या? जैसे कि सुनामी, जैसे कि पैंडेमिक कोविड-19. क्लियर रहेगा. कॉम्बैटिंग ट्रैफिकिंग एंड ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम. हमें पता है कि ओशन के थ्रू क्या होता है? ये ड्रग कॉरिडोर भी बन सकता है और जहां से क्या हो सकता है? ट्रैफिकिंग ऑफ ड्रग्स. इस तरह के ड्रग ट्रैफिकिंग को क्या कहते हैं? नार्को टेररिज्म. इस तरह के टर्म से आप क्या रहेंगे? फैमिलियर. हमने पहले ही पढ़ रखा है अर्लियर करंट अफेयर्स के वीडियो में कि जो ड्रग कॉरिडोर, फेमस जो ड्रग कॉरिडोर है, एक है गोल्डन ट्राइंगल और एक है गोल्डन क्रीसेंट. क्लियर रहेगा. और क्या पीलियस क्या कहता है इसका? टू ऑल्सो फॉर साइबर बूस्टिंग साइबर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा? जैसे भारत के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, जो एटॉमिक पावर प्लांट्स हैं. क्लियर रहेगा. इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ है? कोलंबो में है, याद रखेंगे. अदर पर्पस क्या है इसका? इसका पर्पस है सपोज टू काउंटर चाइना. आपको पता है चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी है. क्या करने के लिए? टू घेराव इंडिया फ्रॉम ऑल साइड्स. जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, चाइना सारे तरफ से क्या कर रहा है? इंडिया को क्या कर रहा है? इनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है. बांग्लादेश में चिटागोंग पोर्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है. उसी तरह अगर म्यांमार में जोड़ ले तो यहां पे क्याओपाऊ पोर्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है. उसी तरह इधर अफ्रीका के जिबूटी में भी पोर्ट में चाइना का मेजर शेयर है. मालदीव्स के मराव पोर्ट में भी वो इन्वेस्ट कर रहा है. पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट में हमें पता ही है कि इन्वेस्टमेंट चल रहा है उसका, और श्रीलंका के हम्बनटोटा में. तो इस तरह से चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी से इंडिया घिरता जा रहा है. तो ये कोलंबो सिक्योरिटी जो कॉन्क्लेव क्या है? वन स्टेप जिससे क्या कर सकते हैं? हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं. बट आपको पता है रिसेंटली मालदीव्स में इलेक्शन हुए हैं और वहाँ के न्यूली इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइजू, वो प्रो चाइना है और कह सकते हैं एक तरह से एंटी इंडिया है, जिससे जियो पॉलिटिक्स इस रीजन में चेंज हो गया है. क्लियर रहेगा. आगे जान लेते हैं इसका क्या पर्पस है. इसका पर्पस है सिनर्जी विथ सागर एंड महासागर. हमें पता है सागर का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन. उसी तरह इंडियन नेवी ने इसको क्या कर दिया? रिवैम्प कर दिया है और नया नाम दिया है महासागर. महासागर का फुल फॉर्म क्या है? मैरीटाइम हेड्स एंड सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन. क्लियर रहेगा. तो ये भी उससे क्या है? सिनर्जी है. और हमें पता है कि भारत
मेनी अदर रीजनल ब्लॉक्स का भी मेंबर है, जैसे क्या, जैसे कि बिम्स्टेक, जैसे कि बिम्स्टेक। इसका फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। उसी तरह भारत किसका मेंबर है? क्वाड का। क्वाड भी एक क्वासी सिक्योरिटी समिट है या डायलॉग है, जिसमें इंडिया अलोंग विथ यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। और इंडिया किस रीजनल ब्लॉक का मेंबर है? इंडिया सार्क का मेंबर है। इंडिया G20 का भी मेंबर है। इंडिया इब्सा IBSA का मेंबर है, जिसका फुल फॉर्म है इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका। इंडिया एससीओ का मेंबर है, सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में याद रखेंगे इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ वेयर एडेड इन द ईयर 2015। उसी तरह इंडिया मेकोंग गंगा कोऑपरेशन का भी मेंबर है। इनफैक्ट इंडिया के गैंगटिक रिवर पे नाम पड़ा हुआ है, इसको MGC करेंगे। इंडिया प्लस 5 आसियान मेंबर्स इसके मेंबर हैं। प्लस इंडिया किसका मेंबर है? इंडिया अलोंग विद दिस BBIN का मेंबर है। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल कॉरिडोर का भी मेंबर है। तो इसके अलावा इंडिया किस चीज का मेंबर नहीं है? नॉट अ मेंबर, जैसे कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक समिट प्लस आसियान का मेंबर नहीं है, याद रखेंगे। उसी तरह इंडिया OECD का मेंबर नहीं है। उसी तरह इंडिया TPP ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, उसका भी इंडिया मेंबर नहीं है। तो प्लीज नोट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजनल सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच इंडिया इज अ मेंबर एज वेल एज नॉट। क्लियर रहेगा? Moving on to the next topic. Next topic talks about the National Legal Service Authority, short name NALSA। तो जान लेते हैं नालसा के बारे में। नालसा एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। आपसे समझ में आ सकता है कि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनाया गया है। कौन से एक्ट? लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट। पार्लियामेंट ने इस एक्ट को कब इनैक्ट किया था? इन द ईयर 1987। और फाइनली ये बॉडी केम इनटू फोर्स इन द ईयर 1995। क्या है नालसा का पर्पस? नालसा का पर्पस है फ्री और कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करना। किसको? वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को। तो कौन से वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है देख लेते हैं। जैसे कि वुमेन को, चिल्ड्रन को, मेंबर्स ऑफ SC ST, इंडस्ट्रियल वर्कमैन, जो डिजास्टर्स के विक्टिम है उनको, डिसेबल्ड पर्संस को, एज वेल एज जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार हैं उन लोगों को। क्लियर रहेगा? आगे देख लेते हैं। जो नालसा है वो क्या करेगा? वो लीगल एड प्रोग्राम को भी मॉनिटर करेगा और वो स्टेट लेवल पे स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को भी कॉन्स्टिट्यूट करेगा। उसी तरह से हाई कोर्ट में हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमिटी भी बनाएगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाएगा और तालुका लेवल पे भी बनाएगा। क्लियर रहेगा? उसी तरह इसके अंडर में सुप्रीम कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमिटी बनाए जाएंगे। क्लियर रहेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके पैटर्न इन चीफ है नालसा के, और जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट के वो इनके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। क्लियर रहेगा? नालसा के अंडर में ही लोक अदालत का भी कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। तो लोक अदालत के बारे में जान लेते हैं। लोक अदालत एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है। ये भी लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 से अपना पावर डिराइव करता है, और इसका जो एम्बिट है वो एक सिविल कोर्ट का है। जो सिविल कोर्ट का पावर होता है वही लोक अदालत का पावर होता है, और इसका जो डिसीजन है वो फाइनल एंड बाइंडिंग होता है। क्लियर रहेगा? इसमें कोई कोर्ट फी नहीं लगता है, याद रखेंगे। और याद रखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंश्राइंड है वीकर सेक्शंस को लॉ या जस्टिस प्रोवाइड करना। जैसे क्या क्या? आर्टिकल 39A कहता ही है टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ डील्स विद इक्वालिटी बिफोर लॉ।
एंड आर्टिकल 22 में आपको पता ही है वो डील्स विद द डिटेंशन। तो याद रखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू नालसा एंड लोक अदालत, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। Moving on to the next topic. Next topic talks about the recent sighting of a black-necked grebe. कहाँ पे? At Hokersar wetland for the first time. तो जान लेते हैं ब्लैक नेक्ड ग्रेब के बारे में। ये एक वाटर बर्ड की स्पीसीज है फ्रॉम द ग्रेब फैमिली। क्लियर रहेगा? कहाँ पाए जाते हैं? इनका डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट यूरोप, एशिया और अफ्रीका में है। इनका हैबिटेट कहाँ है? दे बेसिकली ब्रीड इन फ्रेश वाटर हैबिटेट, जैसे कि लेक हो गया, पॉन्ड्स हो गया, मार्शेस हो गया, एस्चुअरीज हो गया, एटसेट्रा। क्लियर रहेगा? इनका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है? जैसे कि हम पहले से ही पढ़ रखे हैं ऐसे कि आईयूसीएन स्टेटस इसका लिस्ट कंसर्न है। आईयूसीएन क्लासिफिकेशन आपको पता ही है, लिस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड, वनरेबल, endangered, critically endangered, extinct in the wild और एक्सटिंक्ट। ये बार बार क्यों रिपीट किया जाता है? ताकि आप इसको याद कर लें। क्लियर रहेगा? जैसे कि हमने कहा ये ब्लैक नेक्ड ग्रेब कहाँ पाया गया है? होकेरसार वेटलैंड में। तो जान लेते हैं इसके बारे में। तो ये जो वेटलैंड है ये कश्मीर में लाई करता है और श्रीनगर के 10 किलोमीटर दूर है। इट लाइज वेरी क्लोज टू द सिटी ऑफ श्रीनगर। क्लियर रहेगा? और ये याद रखेंगे फेमस फॉर, या कह सकते हैं ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर 68 वाटरफॉल ऑफ स्पीसीज के लिए। क्लियर रहेगा? वाटरफॉल स्पीसीज क्या होता है? वो बर्ड्स जो वाटर पे अपना ब्रीडिंग ग्राउंड बनाते हैं। क्लियर रहेगा? याद रखेंगे ये एक इंपॉर्टेंट रैमसर साइट्स भी है। क्या है ये? रैमसर साइट। तो याद रखेंगे जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है उसमें क्या क्या रैमसर साइट्स हैं। पहला जो हम लोग पढ़ रहे हैं याद रखेंगे होकेरसार। दूसरा क्या है? वुलर लेक। वुलर लेक याद रखेंगे भारत का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, फ्रेश वाटर। तीसरा रैमसर साइट क्या है? तीसरा है हाइगम। चौथा क्या है? चौथा है सुरिनसर और मानसर। और लास्ट फिफ्थ रामसर साइट क्या है? फिफ्थ रामसर साइट है शैला बुग। क्लियर रहेगा? शैला बुग। तो याद रखेंगे नेम ऑफ 5 रामसर साइट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर: होकेरसार, वुलर, हाइगम, सुरिनसर, मानसर, शैला बुग एटसेट्रा। क्लियर रहेगा? ये भी आप याद रखेंगे। भारत में अभी कितने रामसर साइट्स हैं? 75 रामसर साइट्स हैं। और लेटेस्ट जो एडिशन हुआ था रामसर लिस्ट में उसमें इंडिया के 11 साइट्स को ऐड किया गया था। याद रहेगा? हमें यह भी याद रखना है कि भारत के सबसे ज्यादा रामसर साइट फ्रॉम द स्टेट ऑफ तमिलनाडु है। कितना? 14। तमिलनाडु के बाद सबसे ज्यादा रामसर साइट कहां है? यूपी में है। कितना? 10। और रामसर साइट्स जैसे हम पहले पढ़ रखे हैं हम लोगों ने, क्या है ये डेजिग्नेट करता है वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। क्लियर रहेगा? ये इसका नाम रामसर ईरान पे पड़ा है जहां ये कॉन्फ्रेंस पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया था। किसके द्वारा? याद रखेंगे यूनेस्को के द्वारा इन द ईयर 1971। भारत रामसर कॉन्वेंशन का 1982 में सिग्नेटरी बना है। याद रहेगा हमें। और ये खासकर वाटरफॉल या जो वाटर बर्ड्स हैं उनके कंजर्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। भारत का सबसे लार्जेस्ट रामसर साइट्स अगर आप कहेंगे वो है सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल। तो दिस वाज ऑल अबाउट होकेरसार, रामसर एंड ब्लैक नेकेड ग्रेब। या मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक टॉक्स अबाउट क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज। तो जान लेते हैं थोड़ा इस डिजीज के बारे में। ये हेल्थ सेगमेंट से है। क्या है CWD डिजीज? इसे ज़ॉम्बी डियर डिजीज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये डियर फैमिली को इंपैक्ट कर रहा है। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि एनिमल टू एनिमल कांटेक्ट से फैल रहा है। अदर सिम्टम्स क्या है? वेट लॉस, स्टम्बलिंग एंड अदर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। क्लियर रहेगा? इट हैज़ द पोटेंशियल टू अफेक्ट बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमन्स। तो ये एनिमल से ह्यूमन में भी फैल सकता है। इस तरह के डिजीज को क्या कहते हैं? जूनोटिक डिजीज।
याद रखेंगे, जूनोटिक डिजीज हैज बिकम अ मेजर चैलेंज इन रिसेंट ईयर्स। कैसे? वी ऑल नो कि जो सार्स कोविड-19 जो वायरस था वो क्या था? वो एक जूनोटिक डिजीज था। क्लियर रहेगा? दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू पैंडेमिक। उसी तरह अदर जूनोटिक डिजीज क्या है? निपा वायरस, हांता वायरस, जिका वायरस, क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज, एंथ्रैक्स, रेबीज, बोविन टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। क्लियर रहेगा? तो आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा लिस्ट है जूनोटिक डिजीज का। निपा, हांता, जिका, कासानूर फॉरेस्ट डिजीज, एंथ्रैक्स, रेबीज, बोविन ट्यूबरकुलोसिस एटसेट्रा। इसके साथ साथ स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू इसका कंपोनेंट है ही। तो जूनोटिक डिजीज को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल बनाए हैं। और ये क्या स्कीम लॉन्च की है? ये एनसीडीसी कहते हैं। एनसीडीसी हैज लॉन्च इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम। एंड अकॉर्डिंग टू आईडीएसपी जो भी नए डिजीज इमर्ज कर रहे हैं 90 to 95% ऑफ देम आर जूनोटिक डिजीज। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज commonly known as zombie deer disease found in the deer family and can be threatening to human population, क्योंकि इसका अभी कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक टॉक्स अबाउट द टर्मिनोलॉजी चिलाए कलन। तो चिलाए कलन क्या है देख लेते हैं। ये एक पर्शियन टर्म है विच मीन्स मेजर कोल्ड। इट एक्चुअली रेफर्स टू द 40 days ऑफ कंटिन्यूअस हार्श विंटर इन कश्मीर वैली, जब टेम्परेचर 0 डिग्री के बिलो चला जाता है और वाटर बॉडीज क्या हो जाती है? फ्रीज कर जाती है, इंक्लूडिंग द वर्ल्ड फेमस दाल लेक। वी ऑल नो दाल लेक पे क्या चलती है? फेमस शिखाराज और हाउस बोट। इसका पीरियड है दिसंबर 21 टू जनवरी 31, जब स्नोफॉल सबसे ज़्यादा पड़ता है कश्मीर वैली में। क्लियर रहेगा? ये जो ठंड है इसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो एक्सट्रीम ठंड जिसका नाम है चिलाए कलन, दूसरा मॉडरेट ठंड जिसका नाम है चिलाए खुर्द, और लास्ट है लेस ठंड जिसका नाम होता है चिलाए बच्चा और बेबी कोल्ड। क्लियर रहेगा? आपको पता ही है विंटर पीरियड में कश्मीर वैली में काफ़ी स्नोफॉल पड़ता है, जिससे क्या रहता है? वो टूरिस्ट अट्रैक्शन रहता है। फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन क्या क्या है? सोनमर्ग, पहलगाम, गुलमर्ग। गुलमर्ग याद रखेंगे, ये फेमस स्कीइंग रिजॉर्ट है कश्मीर का और इंडिया का भी। क्लियर रहेगा? कश्मीर वैली ये भी याद रखेंगे फेमस है किस चीज़ के लिए? सैफरॉन की खेती के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक टेबल लैंड पाया जाता है जिसका नाम होता है करेवा फॉर्मेशन। क्लियर रहेगा? ये मड से बना हुआ फॉर्मेशन है, इसी की वजह से यहाँ पे सैफरॉन बहुत ज़्यादा उपजाया जाता है, खासकर पॉम्पोर रीजन में। क्लियर रहेगा? कश्मीर वैली और किस चीज़ के लिए फेमस है? फेमस फॉर शाहतूश वुल, जो किससे बनाया जाता है? चीरू एंटीलोप से बनाया जाता है। चीरू एंटीलोप ये आयुसियन रेड लिस्ट में लिस्ट कंसर्न में आते हैं। क्लियर रहेगा? तो इन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। उसी तरह और किस चीज़ के लिए फेमस है? खासकर जो अर्स्टवाइल लद्दाख जो कश्मीर का पार्ट था, जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट था, फेमस फॉर पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल किससे बनाया जाता है? चांगथांग गोट से बनता है। और कौन सी ट्राइब बनाती है? चांगपा। ये 2014 के यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर में पूछा गया था कि पश्मीना शॉल इज मेड बाय विच ट्राइब? आंसर इज चांगपा ट्राइब फ्रॉम लद्दाख, और जो जानवर है वो है चांगथांग गोट। क्लियर रहेगा? तो दिस वॉज अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ द डे। प्लीज स्टे ट्यून्ड टू माइंड आईएएस फॉर मोर सच अपडेट। थैंक यू।